ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सात असेंबली में बम का धमाका। असेंबली में बम फेंकने की बात भगत सिंह के मन में नेशनल कॉलेज में ही पक्की हो गई थी, जब से उन्होंने फ्रांसीसी अराजकतावादी वेला का फ्रांस की असेंबली में बम फेंकने के बाद दिया गया बयान पढ़ा था। कलकत्ता से जब भगत सिंह श्रागरा के लिए चले तो उनके मन में इस कार्य की पूरी रूपरेखा थी। चंद्रशेखर आजाद श्रीर दूसरे साथी भी इससे सहमत हो गए थे। दल के सभी सदस्य यह अनुभव करते थे कि इस समय कुछ करना चाहिए जो लोगों को चौंका दे। बम फेंकने का निर्णय हो जाने के उपरांत 3 प्रश्नों पर विचार होना बाकी था। पहला यह कि बम फेंकने असेंबली में कौन जाए, दूसरा बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुआ जाए या भागा जाए, और तीसरा यह कि बम कब फेंका जाए। चंद्रशेखर आजाद इस बात पर दृढ़ थे कि बम फेंककर भाग निकला जाए। असेंबली भवन में जाकर और सब रास्तों को देखकर वे मानते थे कि बम फेंककर सुरक्षित लौटा जा सकता है। उनका कहना था कि वे बाहर मोटर में रहेंगे और बम फेंकने वालों को भगा ले जाएंगे, पर भगत सिंह तो गुप्त प्रांदोलन को जनता का आंदोलन बनाने की बात पर दृढ़ थे। इसलिए उनका कहना था कि भागना ठीक नहीं, वहीं गिरफ्तार होकर मुकदमे को दल के विचारों के प्रचार का मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि जो बातें वैसे नहीं कही जा सकती वे अदालत में खुलेग्राम कही जा सकती हैं, जो खबरें बनकर समाचार पत्रों में छपकर जनता तक पहुंचेंगी। असेंबली में बम फेंकने की बात भगत सिंह ने कही थी और यह भी सब जानते थे कि बम फेंकने भी वही जाएंगे। बाद में 2 आदमियों के जाने की बात तय हुई तो भगत सिंह के साथ जयदेव कपूर और राजगुरु के नाम की चर्चा हुई, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। संयोगवश उन्हें अवसर भी अच्छा मिल गया। केंद्रीय असेंबलों में 2 बिल पेश थे। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा बिल, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, श्रौद्योगिक विवाद बिल। पहले का उद्देश्य था देश में उठते युवक प्रांदोलन को कुचलना और दूसरे का मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना। भगत सिंह 30 का चौकन्ना और जागरूक ध्यान इस बात पर गया कि केंद्रीय असेंबली के कांग्रेसी सदस्य कुछ दूसरे प्रगतिशील सदस्यों के साथ मिलकर इन बिलों को पास नहीं होने देंगे। उस हालत में अंग्रेजी सरकार उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी और वायसराय उन्हें अपने विशेषाधिकार से पास कर देंगे। इसलिए उन्होंने पार्टी की मीटिंग में प्रस्ताव किया कि जब वायसराय की इन बिलों को पास करने की घोषणा असेंबली में हो, उसी समय बम फेंका जाए, और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले पर्चे भी। बम फेंकने कौन जाए, इस प्रश्न पर मतभेद था। बम फेंकने का प्रस्ताव भगत सिंह का था। वे मुकदमे को अच्छे ढंग से लड़ सकते थे, इसलिए वे स्वयं ही जाना चाहते थे, पर दल के कई सदस्यों की राय में दल की उन्नति और संगठन के लिए उनका और आजाद का बचे रहना बहुत आवश्यक था। लंबे विचार विमर्श और वाद विवाद के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम निश्चित हुआ।
भगत सिंह को जैसी संभावना थी ठीक वैसा ही हुआ। असेंबली ने दोनों बिलों को अस्वीकार कर दिया था और वायसराय ने उन दोनों को अपने विशेषाधिकार से पास किया। 8 अप्रैल 1929 को वायसराय के निर्णय की घोषणा असेंबली में सुनाई जाने वाली थी। यह निश्चय किया गया कि उसी दिन बम फेंका जाए। जयदेव कपूर ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में ले जाकर उसी जगह बैठा दिया जहां से बिना किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए बम फेंका जा सकता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और नेकर पहने हुए थे। ज्यों हो विशेषाधिकार से बिलों को वायसराय द्वारा पास करने की घोषणा होने का समय हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने स्थान पर खड़े हो गए। जल्दी से अखबार में लिपटा हुआ बम भगत सिंह ने अपने हाथ में लिया और सरकारी बेंचों के पीछे वाली खाली जगह पर लकड़ी के दीवार के पास फेंक दिया। धड़ाका इतने जोर का हुआ कि कानों के पर्दे तक हिल गए। सपाटे से साथ भगत सिंह ने दूसरा बम फेंका। उस धड़ाके ने लोगों के रहस्य होश भी गुम कर दिए। तभी उन्होंने छत की ओर हाथ उठाकर पिस्तौल से 2 गोलियां छोड़ी। साइमन साहब भी वायसराय की गैलरी में बैठे असेंबली की कार्रवाई देख रहे थे। सबसे पहले वे भागे। सर जॉर्ज शुस्टर अपने डेस्क के नीचे छिप गए। कुछ सदस्य भागकर बाहर था गए, कुछ गैलरी में चले गए और कुछ शौचालयों में जा छिपे। बमों के फटने से पूरे हाल में भरा घुंघरा जब साफ हुआ तो सदन खाली था। केवल कुछ भारतीय सदस्य अपनी जगहों पर बैठे थे। दर्शक गैलरियां भी बिल्कुल खाली थीं। उनमें अपनी जगह पर खड़े थे भगत सिंह और दत्त। वर्टिकल बार उन्होंने पूरे जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। साथ ही दूसरा नारा गूंजा, साम्राज्यवाद का नाश हो। उसी समय बटुकेश्वर दत्त ने कुछ पर्चे हाउस में फेंके जिन पर अंग्रेजी में लिखा था 31-32। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। फ्रांस के अराजकतावादी शहीद वेला के ऐसे ही अवसर पर कहे गए इन अमर शब्दों से क्या हम अपने काम का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं? शासन सुधारों के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पिछले 10 वर्षों में हमारे देश का जो अपमान किया गया है, उस निंदनीय कहानी को हम दोहराना नहीं चाहते। हम भारत राष्ट्र के नेताओं के साथ किए गए अपमानों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते जो इस असेंबली द्वारा किए गए हैं, जिसे भारत की पार्लियामेंट कहा जाता है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग साइमन कमीशन के द्वारा सुधारों के नाम से जो झूठे टुकड़े मिलने की संभावना है उसकी आशा लगाए हुए हैं और मिलने वाली ताजी हड्डियों के बंटवारे के लिए झगड़ा तक कर रहे हैं। इसी समय सरकार भी भारतीय जनता पर दमनकारी कानून लादती जा रही है, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। मजदूर नेता जो खुले रूप में अपना कार्य कर रहे थे, उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का रुख क्या है। इन बेहद उत्तेजक परिस्थितियों में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने पूर्ण गंभीरता के साथ अपना उत्तरदायित्व अनुभव करते हुए अपनी सेना को इस कार्य का आदेश दिया है, जिससे कानून का यह अपमानजनक मजाक बंद हो। विदेशी सरकार की शोषक नौकरशाही चाहे जो करे, परंतु उसका नग्न रूप तो जनता के सामने लाना बहुत आवश्यक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करें। सरकार को यह जान लेना चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और लालाजी की नृशंस हत्या का असहाय भारतीय जनता की ओर से विरोध करते हुए हम इस पाठ पर जोर देना चाहते हैं, जिसे कि बहुत बार इतिहास ने दोहराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, लेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए जबकि विचार जीवित रहे। फ्रांस के वरव और क्रूस के जार समाप्त हो गए जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ गए। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति, धीर, स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुहखी हैं, परंतु
क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों का बलिदान अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। वर्टिकल बार। शून्य वलराज, कमांडर इन चीफ, असेंबली भवन में अपनी जगह काफी देर खड़े रहने के बाद सार्जेंट टेरी उनके पास आया और बाद में इंस्पेक्टर मिस्टर जॉनसन दोनों घबराहट में थे। गतसिंह ने पिस्तौल, जिसमें उस समय भी गोलियां थीं, सामने के डेस्क पर रख दिया। उनके इस व्यवहार से वे शांत हुए और तब पास आकर हथकड़ियां डाल बम फेंकने और पकड़े जाने के बीच में इतना समय था कि यदि भगत सिंह और दत्त चाहते तो आसानी से भागकर बच निकलते, परंतु जैसा कि पहले से ही यथा, वे अपनी जगह पर स्थिर शांत खड़े रहे। पुलिस जब उन्हें कोतवाली ले चली तो उन्होंने फिर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा सैंडर्स वध के द लाहौर में जो पोस्टर दीवारों पर लगाए गए थे उसमें भी था, पर वास्तव में समूचे देश ने असेंबली बम कांड के समय ही यह सुना। यह नारा सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह को विशेष देन है। उनकी इस देन को जनता ने आश्चर्यजनक तेजी से स्वीकार कर लिया। आज भी जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे कानों में गूंजता है तो साथ ही साथ भगत सिंह जिंदाबाद का नारा हमारे मस्तिष्क में घूम जाता है। कोतवाली में जब पुलिस ने उनसे बयान देने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें पुलिस के सामने कोई बयान नहीं देना है। जो कुछ हमें कहना है हम अदालत के सामने ही कहेंगे। तब पुलिस ने उन्हें दिल्ली जेल भेज दिया। असेंबली बम कांड के कुछ दिनों बाद शिव वर्मा चंद्रशेखर आजाद से मिलने झांसी गए। झांसी में क्रांतिकारियों के निवास पर उस दिन काफी भीड़ थी। सभी साथी दत्त और भगत सिंह के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। प्रखवार में छपे भगत सिंह और दत्त के चित्र देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आजाद अपने ऊपर काबू किए बैठे रहे। इसी बीच एक साथी किसी काम से उठकर बाहर जाने लगा तो उसका पैर सामने पड़े अखबार पर पड़ गया जिसमें दोनों साथियों के चित्र छपे थे। याजजाद ने पैर पड़ते देख लिया और वे गरज उठे। शीघ्र ही अपने ऊपर काबू पाकर उन्होंने उस साथी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए थे। बोले कि ये लोग देश की संपत्ति हैं, शहीद हैं, देश इनको पूजेगा। अब इनका दर्जा हम लोगों से बहुत ऊंचा है। इनके चित्र पर पैर रखना देश की आत्मा को रौंदने के बराबर है। कहते कहते उनका गला भर आया। ऊपर से बेहद कठोर दिखाई देने वाले आजाद का हृदय कितना कोमल था और वे कितना प्यार करते वे अपने साथियों को, यह इसी एक घटना से स्पष्ट है। 33-8 अदालत में दिल्ली जेल में 4 जून 1929 को मुकदमे की सुनवाई सेशन जज मिस्टर मिडल्टन की अदालत में प्रारंभ हुई। सरकारी गवाहों के बयान के बाद भगत सिंह ने अपनी और बटुकेश्वर दत्त की ओर से 6 जून 1929 को जो बयान दिया उसके कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। हमारे विरुद्ध गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। हम इस समय अपने आचरण का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। इस संबंध में निम्न प्रश्न उठते हैं। 1. क्या सदन में बम फेंके गए थे? यदि ऐसा हुआ तो इसका क्या कारण था? 2. निम्न न्यायालय ने जिस प्रकार आरोप लगाया है वह सही है अथवा नहीं? पहले प्रश्न के आधे भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परंतु कुछ साक्षियों ने घटना का असत्य विवरण प्रस्तुत किया है। हम बम फेंकने का दायित्व स्वीकार करते हैं, अतः हम यह चाहते हैं कि हमारे इस वक्तव्य का सही मूल्यांकन किया जाए। सार्जेंट टेरी का यह कथन कि उन्होंने हम में से एक के हाथ से पिस्तौल छीन ली जानबूझकर बोला गया असत्य है। वास्तव में जिस समय हमने आत्मसमर्पण किया उस समय हम दोनों में से किसी के पास पिस्तौल नहीं थी। जिन साक्षियों ने यह कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते हुए देखा, उन्हें भी वे सिर पैर का झूठ बोलने में कोई झिक नहीं आई।
हमें आशा है कि जिन लोगों का ध्येय न्यायिक शुद्धता तथा निष्पक्षता की रक्षा करना है वे इन तथ्यों से स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे। वर्टिकल बार मानव मात्र के प्रति हमारा प्रेम किसी से भी कम नहीं है। आथ किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत हमारी दृष्टि में मानव जीवन इतना अधिक पवित्र है कि उस पवित्रता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने हमें देश के लिए अपमानजनक और पागल बताया है। हम नम्रतापूर्वक यह दावा करते हैं कि हमने इतिहास, अपने देश की परिस्थिति तथा मानवीय आकांक्षाओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है। हम पाखंड से घृणा करते हैं। 34